नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। कहानी कुर्सी की में आज बात होने जा रही है बीजेपी की। बीजेपी 240 सीट पर क्यों अटक गई? क्योंकि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को 80 में से 37 सीटें ही आई। अगर उत्तर प्रदेश एक ये राज्य सही रहता, 80 में से बीजेपी का प्रदर्शन 60-65 तक का रहता, तो बीजेपी 270 क्रॉस कर जाती और आज जो नतीजा केंद्र में बीजेपी का है वो बेहतर होता। अगर एक राज्य है उत्तर प्रदेश जहां पर कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हार की वजह क्या रही, क्या जातियां एक ऐसे ब्लॉक में बंध गई जो समाजवादी पार्टी के साथ जाकर खड़ी हो गई, क्या वजह रही, क्या भ्रम की स्थिति थी, कोई अंदरूनी इनफाइट थी? आज यही समझने के लिए, कारणों को तलाशने के लिए तमाम बड़े नेता आज एक मंच पर बैठे हुए हैं। आज खुलकर बात होने जा रही है। 2024 की बात कहीं 27 में तो नहीं दोहरा दी जाएगी, इसलिए हार के कारणों को तलाश किया जा रहा है। आज कहानी कुर्सी की में एक एक सीट पर बात होगी। आप जो तस्वीर इस वक्त देख रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिखाई दे रहे हैं, भूपेंद्र चौधरी यहां पर मंच पर दिखाई दे रहे हैं, बीजेपी के महासचिव विनोद तावड़े मंच पर दिखाई दे रहे हैं, स्मृति ईरानी वो भी चुनाव हार गए, अमेठी जैसी हाई प्रोफाइल सीट। कारण क्या रहा, आज ये समझने की कोशिश होगी। मंच सज चुका है, नेता पहुंच चुके हैं। ब्रजेश पाठक उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री वो भी इस तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं। वाकई में आखिर क्या समाजवादी पार्टी का फॉर्मूला इतना मजबूत रहा, उनकी पीडीए वाली बात इतनी स्ट्रांग रही कि बीजेपी चुनाव हार गई, या फिर बीजेपी की अपनी अंदरूनी इनफाइट थी जिसकी वजह से वो चुनाव हारे? आज विस्तार से चर्चा होगी। हमारे साथ समीर चौगांवकर जी स्टूडियो में मौजूद, बहुत स्वागत सर आपका। संगीत रागी जी, अवधेश कुमार जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम आपको भूपेंद्र चौधरी का बयान सुनाते हैं जो आज उन्होंने इस मीटिंग की शुरुआत में कहा। उन्होंने कहा कि एक भ्रम की स्थिति फैलाई गई उत्तर प्रदेश में। बार बार आपने चुनावों के दौरान ये सुना होगा कि इंडिया ब्लॉक के नेता कह रहे हैं कि संविधान बदल जाएगा, खतरे में आ जाएगा। बार बार ये कहा जाता रहा कि जो रिजर्वेशन है उसे खत्म कर देगी बीजेपी अगर एक बार फिर से बहुमत की सरकार बन गई। आज भूपेंद्र चौधरी ने क्या कहा इस पूरी मीटिंग की शुरुआत करते हुए, सबसे पहले आप वो सुनिए। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी जैसे परिवारवादी लोग, जातिवादी लोग भ्रम में अफवाह फैलाकर प्रदेश की जनता को जातीय आंकड़ों में बदलने का प्रयास किया और अल्पसंख्यक मतदाताओं का विभेदन करके उनका वोट लेने का प्रयास कांग्रेस और सपा ने एक नया एजेंडा तलाश किया, जिसमें उन्हें थोड़ी बहुत सफलता भी मिली। हमारे लिए अब बड़ी चुनौती है कि हम सभी कार्यकर्ताओं को जनता के बीच में जाकर युद्ध स्तर पर विपक्ष के विभाजनकारी षड्यंत्रों को बेनकाब करना। अब भूपेंद्र चौधरी जो बात कह रहे हैं संगीत रागी जी कि कोई लालच था, कोई भ्रम था, कोई इनफाइट थी, कोई फरेब था, आखिर क्या था? देखिए, यदि जब आप ये सब बातें करते हैं तो मुझे हंसी आने लगती है। ये वैसे ही बात है कि जब आप अपनी अकर्मण्यता को छुपाने के लिए आप दूसरे पर दोषारोपण कर रहे हैं। यदि कांग्रेस पार्टी या समाजवादी पार्टी अपने नैरेटिव को जनता तक ले जाने में सफल रही तो एक सवाल, काउंटर सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि आप क्या कर रहे थे, आपका नेतृत्व क्या कर रहा था, आपका संगठन क्या कर रहा था, आपके कार्यकर्ता क्या कर रहे थे। इसका मतलब है कि कार्यकर्ता आपसे नाराज थे, कार्यकर्ता मोटिवेटेड नहीं थे, कार्यकर्ताओं से आपने संबंध तोड़ लिया था, कार्यकर्ताओं के लिए आप खड़े नहीं हो रहे थे। दूसरी बात, जो एक नैरेटिव अभी हमने देखा है कि हम अभी जो है उत्तराखंड के अंदर एक कांग्रेस पार्टी से आया हुआ व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ा और वो बद्री सीट जो है, बद्री का आश्रम का जो सीट है वो भारतीय जनता पार्टी हार गई। क्यों हारी? क्योंकि जो अपने कार्यकर्ता थे वो मौन होकर बैठ गए। जब आप बाहर से आयातित लोगों को ला करके आप खड़ा कर देंगे तो अपना कार्यकर्ता ये सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि जिस व्यक्ति के खिलाफ हम अभी तक लड़ रहे थे, गाली दे रहे थे, वो एकाएक हमारा सिरमौर बन करके और हमारा नेता बन के खड़ा हो जाएगा। अपने कार्यकर्ताओं के बीच में मोटिवेशन नाम की कोई चीज नहीं रही।
इसलिए मुझे लगता है कि यदि आप देखेंगे, आंकड़े देखेंगे तो 68% जो बाहर से आयातित लोग थे वो चुनाव हारे हैं, और जो 32% जो लोग जहां पर जीते हैं उन पर ध्यान देना चाहिए कि वो ऐसे सीटें थी जहां पर भारतीय जनता पार्टी की वो ट्रेडिशनली बहुत स्ट्रांग सीटें थी। यदि आप वहां पर किसी को भी ला करके खड़ा कर देते तो वो सीट आप भारतीय जनता पार्टी जीत जाती। मुझे लगता है कि फिर वो वही चीजें जो है, जिस प्रकार से कांग्रेस आत्ममंथन के लिए तैयार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदेश अध्यक्ष है वो आत्ममंथन के लिए तैयार नहीं है। यदि आत्ममंथन के लिए तैयार होते तो चिकनी चुपड़ी बातों करने के अलावा उनको गहराई से एक्सेप्ट करना पड़ता हम में क्या कमी थी, आखिर क्या हमारे नेतृत्व में हमारे नेता कट गए थे, क्या हमारे नेताओं में एक एरोगेंस आ गया था, उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। और मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि ये 240 सीट भी जो आई वो संगठन के कारण नहीं आई है, और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के कारण। लोगों ने गालियां देते हुए भी कहा चलो अकर्मण्य हमारा नेता है लेकिन चलो नरेंद्र मोदी को वोट देना है इसलिए वोट दिया। ऐसे कई झूठ और फरेब की बात क्यों कही आपने जब कहा अकर्मण्यता थी, यानी कि बीजेपी के पास मौका था, वो इस भ्रम को दूर कर सकते थे और ये दूर करने की कोशिश भी हुई। मसलन एक एग्जांपल मैं आपके सामने रख दूं, मोहनलालगंज जो कि एक सुरक्षित सीट है, बकायदा पोस्टर्स लगवाए गए, दलित भाइयों जागो, समाजवादी पार्टी ने आपके साथ सबसे ज्यादा दुर्व्यवहार किया, आपको सबसे ज्यादा परेशान किया है। अब ये करने के बावजूद भी भ्रम अगर दूर नहीं हुआ, भ्रम दूर करने के बावजूद अगर मोहनलालगंज जैसी सीट बीजेपी हार जाती है, तो अवधेश जी इसके पीछे कारण क्या है? दूर करने की कोशिश तो बीजेपी ने भी की लेकिन कर नहीं पाई। नहीं, पोस्टर से किसी के कोई पोस्टर लगा देना वो जनता में संदेश उतना नहीं जाता है। उस पोस्टर को अभियान की तरह ले जाने वाले कौन होते हैं? देखिए, जो मूल कारण की ओर संगीत रागी जी ने इशारा किया उसी को थोड़ा ठीक से समझने की जरूरत है। इस बार का चुनाव में ये लग ही नहीं रहा था कि नेतृत्व कैंडिडेट्स के सिलेक्शन में, उम्मीदवारों के चयन में कोई मंथन भी कर रहा है, ये साफ नहीं दिखाई दे रहा था। दूसरे जो इशू बनाए जा रहे थे, इशू के खंडन की दृष्टि से जो एक सोशल मीडिया के स्तर पर, कार्यकर्ताओं की मीटिंग के स्तर पर जो एक महाअभियान चलता है कि उसका खंडन करो और अपने नैरेटिव को आगे करो, वो नहीं था। तीसरा, स्वयं सरकार ने जो अपनी नैरेटिव बिल्डअप की उससे बीजेपी का ही नैरेटिव कमजोर हुआ है। मेरा मानना यह था चुनाव के पहले कि 2014 और 2019 से ज्यादा स्मूथ चुनाव बीजेपी के लिए 2024 का था, और अभी भी मैं उस पर कायम हूं, क्योंकि अयोध्या में 22 जनवरी को भी मैं था और देश भर से कई दिनों तक वहां रहा। 10,38,000 कार्यक्रम उस दिन 6.5 लाख स्थानों पर हुए थे, और मुझे हमारे जो दूसरे विचार के मित्र थे वो फोन करके बोलते थे कि अरे ये तो बिना घोषित किए हुए हिंदू राष्ट्र हो गया। मैं तो जिस गली में जा रहा हूं, जिस मोहल्ले में जा रहा हूं, वहीं भगवा झंडा है, वहीं कीर्तन हो रहा है, वहीं शोभा यात्राएं निकल रही है। तो इस बार तो उस माहौल को आगे ले जाने की कोशिश थी, और बाद में जो नरेंद्र मोदी जी का नाम था, जो विकास था, जो विदेश नीति है और विदेश में आतंकवादी जिस ढंग से मारे जा रहे हैं, ये इतना ही काफी था जीतने के लिए। लेकिन आपने स्वयं नैरेटिव क्या बनाया है? देखिए, जब आप कर्पूरी ठाकुर जी को और चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देते हैं तो आपकी एक सोच रही होगी कि इससे जो पिछड़े हैं और बाकी हैं उनको जो महत्व नहीं मिला है हम महत्व देते हैं। लेकिन उसके बाद जो आरक्षण पर और जाति पर इस ढंग से डिबेट हुआ, आप स्वयं अपने टीवी का डिबेट निकाल के देख लीजिए कि अयोध्या 22 जनवरी के 5, 7, 8 दिनों के बाद बीजेपी ने जो कुछ भी किया है उसमें अयोध्या कितने दिन तक डिबेट में रहा है। पूरा नैरेटिव चेंज हो गया, उसमें अपनी भी रणनीति गलत थी और वो अपने अति आत्मविश्वास के कारण था। उत्तर प्रदेश का जहां तक सवाल है तो उत्तर प्रदेश में 2022 का चुनाव एक खतरे की घंटी थी। आप ध्यान से देखेंगे तो समाजवादी पार्टी को अपने पूरे जीवन का सबसे ज्यादा वोट मिला है। उसमें जब वो सत्ता में थी तब भी इतने वोट उसको नहीं मिले थे, और बहुत कम से बीजेपी के लोग जीते थे, और उसको 110-11 सीटें आ गई, जो कि किसी को विश्वास नहीं था। उस समय पता चल रहा था कि कार्यकर्ताओं में, प्रतिबद्ध समर्थकों में और नेताओं में जो सत्ता के अंदर नहीं, सत्ता की जो एक संवेदनशीलता होनी चाहिए। सत्ता में जाने के बाद नेताओं को यह महसूस होना चाहिए कि हम जिस विचारधारा से जीते हैं और उस विचारधारा को जिन कार्यकर्ताओं ने हमको जीतने में भूमिका निभाई है उनके लिए प्रति प्रशासन कितना संवेदनशील है। अगर एक मोटरसाइकिल कहीं पकड़ा जाए और जिला अध्यक्ष उसको सुराने की हैसियत नहीं रखे, मैंने किसी टीवी पर एक लाइन और पूरा कर लो। अयोध्या में गया था 2022 चुनाव में, मुझे वहां बताया कि यहां के एक बूथ मैनेजर लड़के ने सुसाइड कर लिया। उसका जमीन वहां के कुछ दबंग लोगों ने कब्जा कर लिया। वो थाने में गया,
थानेदार को बोला कि मैं बीजेपी का बूथ मैनेजर हूं, थानेदार ने उसी को बेइज्जत किया। उसने पूरी कोशिश की, वहां के नेताओं ने कोशिश की और वो नहीं जीत सका, वो सुसाइड कर गया। ये एक उदाहरण है कि उत्तर प्रदेश में कार्यकर्ताओं के साथ क्या व्यवहार हुआ था। एक उदाहरण और है जो आज हमारे संवाददाता विशाल दे रहे थे और बता रहे थे बकौल राजनाथ सिंह। समीर जी, राजनाथ सिंह खुद जब लखनऊ से सीट जीत कर आते हैं और फिर वो कार्यकर्ताओं से बातचीत करते हैं और वो ये खुद कह रहे हैं कि हमारे कार्यकर्ता जब पुलिस के पास जा रहे हैं, जब प्रशासनिक अधिकारियों के पास जा रहे हैं, तो उनका रवैया इतना नीरस है कि ये समझना पड़ता है, सोचना पड़ता है कि हमारी अपनी ही सरकार है या हम विपक्ष में बैठे हुए हैं। देखिए, जो पुलिस का व्यवहार रहा है, जो या अधिकारियों का व्यवहार जो कार्यकर्ताओं के प्रति रहा है, वो अचानक से तो हुआ नहीं कि 2024 चुनाव के पहले उनका व्यवहार रुका हो गया। इसकी शुरुआत 2017 से हो चुकी थी, जब योगी मुख्यमंत्री बने। उसके बाद से जिस तरीके से ब्यूरोक्रेसी पर उन्होंने कंट्रोल किया, कार्यकर्ताओं का जो संपर्क था वो प्रदेश के नेताओं से टूटना शुरू हुआ और जिस तरीके से कार्यकर्ताओं से कह दिया गया कि भाई आपको बहुत ज़्यादा दखलंदाजी नहीं करना है। योगी ने जिस तरीके से वहाँ ब्यूरोक्रेसी के ऊपर एक छोड़ा कि नहीं आपको लॉ एंड ऑर्डर लागू करना है, उसके बाद से ये दूरी बढ़ती चली गई और 2024 में बिल्कुल चरम पर पहुंच गई थी, जब कार्यकर्ता थाने में जाने से डरते थे और थानेदार फोन तक नहीं उठाते थे बड़े नेताओं के स्थानीय लेवल से। देखिए, मैं आपको 2024 के पहले की बात बता रहा हूं। जो मैंने किसी भारतीय जनता पार्टी के बड़े उत्तर प्रदेश के पदाधिकारी को फोन किया, तो मैंने कहा सर क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में? तो बोले उत्तर प्रदेश में गूंज रहे हैं तीन ही नाम, मोदी, योगी और जय श्री राम। और फिर मैंने एक संघ के पदाधिकारी को पूछा कि क्या हो रहा है, तो बोले मोदी और योगी है, संघ नहीं है। मतलब यह संदेश था कि संघ इसमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं है उत्तर प्रदेश के चुनाव के अंदर। जो कुछ हो रहा है वो मोदी का नाम, योगी का नाम और जो राम मंदिर बना उसके ऊपर लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी ये मानकर चल रही है कि जब राम मंदिर का निर्माण हो गया है तो अब उत्तर प्रदेश में हमारे सामने कोई नहीं है, हमें वोट मिलना ही, हम जीत रहेंगे। जिस टेक इट फॉर ग्रांटेड को भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के चुनाव को ले लिया था कि हमारे सामने तो विपक्ष है नहीं, अखिलेश यादव अपनी सीट जीत जाए, अपनी पत्नी को जिता ले और राहुल गांधी और कांग्रेस बड़ी मुश्किल से रायबरेली सीट बचा ले, इससे ज्यादा उनकी हैसियत है नहीं। मुझे लगा है जो ओवर कॉन्फिडेंस था पार्टी के अंदर और जिस तरीके से दूसरे दलों से आए नेताओं को आप टिकट दे रहे हो, ओवर कॉन्फिडेंस ही नहीं था। आप ये देखिए ना, जी 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 जी, जिस तरीके से दूसरे दलों के आए हुए नेताओं को अपनी पार्टी के अंदर स्पेस दे रहे थे, उनको टिकट दे रहे थे, जिन सांसदों के खिलाफ 5 साल भयंकर जनता और कार्यकर्ताओं के अंदर नाराजगी रही, आप उनको फिर से टिकट दे रहे हो। आप ऐसे लोगों को पार्टी के साथ जोड़ रहे हो जिनका जमीनी स्तर पर कोई आधार नहीं बचा और जो सिर्फ स्वार्थ की राजनीति करते हैं, चाहे वो जयंत चौधरी हो, चाहे फिर वो राजभर हो, चाहे अनुप्रिया पटेल हो, जो खुद अपनी कास्ट की पॉलिटिक्स ज्यादा करने की स्थिति में नहीं है, आप उनको जोड़ रहे हो, उनको पार्टी में तवज्जो दे रहे हो। दूसरे दलों से नेताओं को लाकर आप टिकट दे रहे हो। मुझे लग रहा है सरकार और संगठन में जिस तरीके से दूसरे दल से आए नेताओं का दबदबा बढ़ा है, भारतीय जनता पार्टी के लिए वो एक अलार्मिंग सिचुएशन थी और अब समय आ गया। और अभी जो कल परिणाम आए वो भी बता रहे भारतीय जनता पार्टी को कि दूसरे दलों से ला के आप टिकट दोगे तो जनता आपको ठिकाने लगाने वाली है। अब आप ये मत सोचो कि आप किसी को भी खड़ा कर दोगे, जनता ठिकाने लगा रही है या उनके अपने ही कार्यकर्ता ठिकाने लगा रहे हैं, सवाल इसी बात का। विशाल जी जी बिल्कुल, विशाल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल, अब देखिए, आपने कौशल किशोर से बात की, आपने संजीव बालियान से बात की और उनका रिएक्शन ये स्पष्ट बता रहे थे कि वो अपने ही टीम से संतुष्ट नहीं है। अगर विधायक सांसदों की मदद नहीं करेगा तो आने वाले दिनों में फिर तो सांसद भी बैकआउट कर जाएंगे, वो विधायकों की मदद नहीं करेंगे। ऑल टुगेदर ये तो पार्टी को नुकसान है। और जहां तक बात रही है जातिगत समीकरण की, एक जो और नतीजा बता रहा है, एटा में अगर समाजवादी पार्टी शाक्य नेता को खड़ा करती है तो शाक्य जीत जाते हैं, बल्कि वहीं बगल की सीट बदायूं से अगर भारतीय जनता पार्टी ही किसी शाक्य नेता को, दुर्विजय सिंह शाक्य को उन्होंने मैदान में उतारा, वहां पर वो हार जाते हैं। हालांकि मार्जिन कोई बहुत बड़ा नहीं है, कम ही मार्जिन है, लेकिन ये क्या समीकरण है कि ये जो शाक्य वोट है वो समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा होता है। भले ही भारतीय जनता पार्टी इस जाति पर भरोसा जताए, तब भी उनके साथ जाने के लिए तैयार नहीं। मीनाक्षी, थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा इसको समझने के लिए कि 2024 का जब चुनाव शुरू हो रहा था तो ये माना जा रहा था, जैसा कि अभी हमारे गेस्ट भी बोल रहे थे, कि 2024 का चुनाव बीजेपी के लिए सबसे ज़्यादा आसान चुनाव होने जा रहा है 14 और 19 के कंपैरिजन में। माना ये जा रहा था कि अमेठी में तो स्मृति ईरानी को वॉकओवर मिल गया है। माना ये जा रहा था कि रायबरेली में राहुल गांधी की जीत का आंकड़ा बहुत ही कम रहने वाला है, महज कुछ हज़ारों में रहने वाला है। माना ये जा रहा था कि कन्नौज में अखिलेश यादव भी फंस सकते हैं, लेकिन जब रिजल्ट्स आते हैं तो पता ये लगता है कि जो
जो स्थितियां हैं वो बहुत ज़्यादा अलार्मिंग हो चुकी है बीजेपी के लिए और चौंकाने वाली हो चुकी है बीजेपी के लिए। तो यानी कि जो वॉकओवर आप सोच रहे थे, जो सबसे मजबूत स्थिति में आप सोच रहे थे, जो प्रधानमंत्री की जीत का आंकड़ा 10 लाख पार की बात की जा रही थी, राजनाथ सिंह की जीत का आंकड़ा 5 लाख के पार की जा रही थी, वो स्थितियां उस तरीके की नहीं रही जिस तरीके की बीजेपी उम्मीद कर रही थी। यानी कि बीजेपी ने जो सोचा, जो समझा और जिस तरीके से अपने प्लान को एग्जीक्यूशन किया, उस तरीके से बीजेपी को सफलता नहीं मिली। हाँ, अलग बात है कि बीजेपी कम से कम कुछ सीटों को रिटेन करने में कामयाब जरूर रही, लेकिन जो कामयाबी वो उम्मीद कर रही थी उत्तर प्रदेश से, वो बिल्कुल नहीं है। और ये माना भी जाता है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी 50 से ऊपर जाती, 60 के करीब पहुंचती, तो कम से कम जो पूर्ण बहुमत का आंकड़ा है वो बीजेपी पा सकती थी। इसलिए एक बार विशाल आप बने रहे हमारे साथ। कौशल किशोर, संजीव बालियान जो बात कह रहे हैं वो आपने जो उनसे बातचीत की है वो आज जनता को सुनानी बहुत जरूरी है। कौशल किशोर, संजीव बालियान ने क्या कहा वो एक बार आप सुने। आने वाले समय में पिछले बार जितनी सीटें हम जीते थे उत्तर प्रदेश में, उससे कम नहीं जीतेंगे एमएलए में, बल्कि और बढ़ेंगी, क्योंकि जनता के साथ धोखा करने का काम, धोखाधड़ी करके, भ्रम प्रचार करके संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, आखिरी बार वोट है, इसके बाद नहीं पड़ेगा, इस तरह का जो डर और भ्रम पैदा किया और लालच दे करके जो बातें की। इसके अलावा जो उन्होंने बात की पीडीए की, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, ये जो बात की, ये चुनाव के हिसाब से, निर्वाचन आयोग के निर्देश के हिसाब से उन्हें नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये गलत प्रचार है। चुनाव के पीरियड में प्रचार किया है। मैं तो कह रहा हूं कि चुनाव आयोग तो संज्ञान नहीं लेगा, लेकिन निश्चित तरीके से इस पे तो चुनाव रद्द होना चाहिए। हम तो सुनने के लिए आए हैं। सीनियर नेता है, क्या वजह रही चुनाव हारने की, क्या वजह मानते हैं? कौन कौन लोगों ने भीतर घात किया? अगर पता लग जाता तो चुनाव क्यों हारता भाई? इसके बाद पता लगा होगा। जनता ने वोट नहीं दिया तो चुनाव हार गए। आज इस मुद्दे भी यहाँ रखे जाएंगे, पूछेंगे तो रख देंगे। अब संजीव बालियान बड़ी क्लियरली कह रहे हैं कि हमने पहले भी बताया था, हम फिर बता रहे हैं, हमसे पूछा जाएगा तो हम आगे भी बताएंगे कि हम चुनाव क्यों हारे। हालांकि मुजफ्फरनगर एक ऐसी सीट है, बड़े क्लोज मार्जिन के साथ ही पिछली बार भी संजीव बालियान जीते थे, इस बार हारे भी हैं तो क्लोज मार्जिन से हारे हैं, लेकिन यहाँ पर इनफाइट है। और केवल इनफाइट मुजफ्फरनगर में ही नहीं बल्कि बस्ती में भी ऐसी इनफाइट दिखाई दी। राशिद किदवई जी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में ज्वाइन कर गए हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। इनफाइट एक बड़ा कारण रहा है। जी देखिए प्राची, जब चुनाव कोई मीनाक्षी जब कोई चुनाव हार जाता है तो हमेशा इस तरह की बातें होती हैं और 10 तरह की बातें करते हैं, लेकिन मुझे इस बात का मतलब हैरत है कि भाजपा का इतना ज्यादा कहा जाता है कि उनका फीडबैक सिस्टम बहुत अच्छा है, मतलब ऐप लगाया गया था, 65 लाख लोगों से रोज फीडबैक मिल रहा था। ये तमाम अगर बातें थी कि अफवाह फैलाई जा रही थी, तरह तरह की बातें थी, भीतरघात था, पार्टी में तनाव था, मुश्किलें थी, समस्याएं थी, पर्सनैलिटी क्लैश था, ये सारी बातें अमित शाह या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी, इनके संज्ञान में नहीं आई। अगर नहीं आई तो बहुत बड़ी चूक है, आई और उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई, ये भी दर्शाता है कि भाजपा आज के समय कैसे काम कर रही है। क्या ऐसे चुनाव जीता जाता है? क्या ऐसे चुनाव लड़ा जाता है? ये तमाम प्रश्न हैं जो उठेंगे। ये जो रशीद साहब कह रहे हैं कि ये या तो आला नेताओं को पता नहीं था या पता होने के बावजूद उन्होंने उसे मैनेज नहीं किया, और अगर मैनेज नहीं किया तो खामियाजा भुगत रहे हैं। देखिए, पूरा का पूरा संगठन का, मैनेजमेंट का फेलियर है। आप बनारस को ही एक एग्जाम्पल ले लीजिए, राजनाथ सिंह की कंस्टिट्यूएंसी को लीजिए, जहां से प्रधानमंत्री जी चुनाव लड़ रहे हैं, वहां पर इस बार उम्मीद थी कि आप 10 लाख वोटों से आप आगे रहेंगे। उस कॉन्स्टिट्यूएंसी पे बमुश्किल से प्रधानमंत्री की जीत जो है 1,51,052 मतों से होती है। ऐसा क्या हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के अपने सारे लोग वहां पर डेरा डाले हुए थे बनारस के अंदर, बड़े बड़े नेता जा रहे थे। लेकिन मैं फिर ये बहुत गंभीरता के साथ और बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, कोऑर्डिनेशन नाम की कोई चीज नहीं थी बनारस के अंदर। ये सोचने के मजबूर करता है कि कौन लोग वो जिम्मेदार थे जो बनारस के अंदर जो है वो कोऑर्डिनेशन नहीं ला पाए और प्रधानमंत्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो है वो इस प्रकार के हालात हुए। आप लखनऊ की सीट आपकी एक बहुत ताकतवर सीट मानी जाती थी, ट्रेडिशनल सीट मानी जाती थी। आप किसी को खड़ा कर दें और वहां पर वो भारतीय जनता पार्टी के लिए आपका, वहां पर आप राजनाथ सिंह जो है वो किसी तरीके से, हम ये नहीं कहेंगे कि बहुत ही शानदार उनकी जीत हुई है, वो जितने बड़े नेता हैं उस प्रकार से उनको कतई नहीं कहा जा सकता है कि वो बहुत बड़ा शानदार जीत हुआ है। तो कहीं ना कहीं ऐसा हुआ है जो कोई बहुत बड़ी भारी चूक हुई है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो खटाखट का मामला है ये काम किया है।
जो गरीब गुरबे लोग हैं वो जाकर के उनको लगा है कि अरे कल से हमको यदि जीत जाती है, ये पार्टी जीत जाती है तो हमको 8,500 रुपया पर मंथ मिलना शुरू हो जाएगा। ये एक प्रकार का घुस था। कायदे से चुनाव आयोग को इसका संज्ञान लेना चाहिए था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की कमी यह रही कि ऐसे नैरेटिव को चुनाव आयोग तक ले क्यों नहीं गई, सुप्रीम कोर्ट तक क्यों नहीं ले गई, कोर्ट तक क्यों नहीं ले गई। ये तो सीधा घुस है कि आप जिस दिन से आप आएंगे उस दिन से हम आपको 8,500 रुपया देना शुरू कर देंगे। इससे बड़ी गलत चीजें हो नहीं सकती एक लोकतंत्र के अंदर। कल जाकर के नहीं, मैं इसको गंभीरता से नहीं रशीद जी के हंसने के पीछे कारण है। मीनाक्षी, इसका तो जो हमारे मित्र कह रहे हैं कि इसका तो मतलब ये कि तमाम जितने राजनीतिक दल हैं वो अपना जो चुनाव मैनिफेस्टो है उसको फाड़ के फेंक दिया करें, क्योंकि चुनाव मैनिफेस्टो में क्या होता है, फ्री बीफ की तो बात होती है। मैं अभी टीडीपी की चीजें गिनाऊं आपको? नहीं, मैं फिर अपनी बात, आपने उसके साथ गठबंधन किया हुआ है, टीडीपी ने क्या क्या वादे किए बताओ? मुस्लिम समुदाय को क्या आश्वासन दिए, ईसाई धर्म को क्या आश्वासन दिए? मैं आपको फिर अपनी बात खत्म कर लूं, उसके बाद आप कहिएगा। ये कोई भी पार्टी यदि कहती है, ये जयललिता ने शुरू किया था साउथ के अंदर, जयललिता ने हम टेलीविजन देंगे, हम ये देंगे, हम लैपटॉप देंगे। आप नीतियों के बारे में बात करें, आप पॉलिसीज के बारे में बात करें, लेकिन ये पैसा देने का काम जो है ये कुकर्म है, चाहे वो कोई भी पार्टी करती हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी कर रही हो, कुछ भी करे। आप रसोई देने की बात, आप जो पीडीएस सिस्टम देने की बात करते हैं उतना तक ठीक है। आप किसानों को उनको कंपेंसेशन देने के लिए खाद के बदले करते हैं, इतनी बात तक ठीक है, लेकिन हर गरीब को हम 8,500 रुपया ला करके देंगे, कहां से देंगे? राहुल गांधी अपने जेब से दे रहे थे, कहां से ला करके वो देंगे? उतना तो 16 लाख का बजट भी नहीं उनके पास मिल पाता। लेकिन फिर भी मैं एक नहीं है, ये अकेला एक कारण नहीं है, कई ऐसे कारण है। सवाल यह है कि क्या भारतीय जनता पार्टी ने अपने ही सरकार के कामों को, जो उसका इतना बड़ा बेनिफिशियरी था, जनता तक ले गया? यदि जनता तक नहीं ले गया तो उसमें कार्यकर्ता से ज्यादा जिम्मेदारी जो है उनके नेताओं को जाती है। राशिद जी, अब ये एक तो इस जो बात रागी जी कह रहे हैं उस पर तो आप काउंटर करना ही चाह रहे हैं, और दूसरी बात ये है कि ये जो पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक या आदिवासी, इस कॉम्बिनेशन की बात अखिलेश यादव ने कही, तो ये बात तो उन्होंने विधानसभा चुनाव के दौरान भी कही थी, लेकिन विधानसभा चुनाव में ये नहीं चला, यहां चल गया। क्या कारण रहा? जी देखिए मीनाक्षी, आप बिल्कुल सही बात कह रही हैं। देखिए राजनीतिक दल जो है हर तरह के पैतरेबाजी करते हैं, हर तरह के दावे करते हैं, हर तरह के प्रलोभन देते हैं, और वो जनता के ऊपर होता है, और जनता का जो विवेक होता है उसको सराखों पे लेना चाहिए, उस पर नुक्ताचीनी करने का कोई मतलब नहीं है। ऐसा दिखाता है कि आप मतलब मतलब हार आपको किसी तरीके से तस्लीम नहीं है। बात दरअसल ये है कि देखिए कोई जो आस्था होती है किसी राजनीतिक दल में, जैसे भाजपा का हमने देखा उत्तर प्रदेश के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं, तो वो उससे लोग क्यों उसको छोड़ के गए, चाहे 2% 4% जितना भी मूवमेंट हुआ हो वोटर का, वो क्यों हुआ है उसका आत्मचिंतन करना चाहिए। थोक के व्यापारी जिन्होंने एमएलए लिए, एमएलए खरीद फरोख्त करके पूरे देश में सरकारें बनाई, आज वो बात कर रहे हैं कि 8,000 रुपए जो है जो बजटरी प्रोविजन होगी वो आपत्तिजनक है। मुझे इस पर मतलब हंसी भी आती है और अफसोस भी होता है। या तो आप उस समय आपत्ति करते कि जब थोक के भाव से जो थे विधायक खरीद गए और सरकारें बनाई गई, और कोई राजनीतिक दल करे वो गलत बात है, उस समय तो खामोश रहे या टेलीविजन पे ताली बजाई, समर्थन किया, उसको राजनीतिक एक मास्टर स्ट्रोक बताया गया, और आज 8,500 रुपए के लिए परेशानी की बात कर रहे हैं। दरअसल देखिए क्या है, बातें समझनी चाहिए। पहली बात होता है कोई भी समस्या को हम माने कि ये हमारे लिए समस्या है। देखिए जो उमा भारती ने कहा उसका संज्ञान लेना चाहिए। मैंने नहीं देखा कोई भाजपा के नेता ने या कोई भी उनके जो समर्थक हैं या जो विश्लेषक हैं उन्होंने उमा भारती की बात का संज्ञान लिया। जो उमा भारती ने बड़ी गहरी बात कही थी, और आपने उसको सुना भी होगा आपने टेलीविजन के ऊपर। उन्होंने कहा था कि देखिए हमने ये मान के चले कि कोई भी किसी धर्म विशेष का अनुयायी है, उसको हमने सोचा कि वो भाजपा का समर्थक है, और ये सीख है, ये समझने की बात है। आप ये कह रहे हैं कि केवल अगर कोई हिंदू धर्म का है वो राम मंदिर के नाम पर अगर खाली बीजेपी को वोट दे देगा तो ये नहीं होगा। और जातियों में बंटवारा तो हमने देखा, जो हिंदू वोट बैंक है वो भी राहुल गांधी के पास कैसे खिसका, और उसके पीछे भी कारण क्या रहे, आज कहानी कुर्सी की में बड़े आराम से विस्तार से चर्चा होगी, क्योंकि मंथन का दौर केवल उत्तर प्रदेश में नहीं हो रहा है, ये राजस्थान में भी हो रहा है, ये झारखंड में भी हो रहा है, और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि बीजेपी को आशातीत सफलता नहीं मिली जिसकी उम्मीद वो कर रहे थे।